Hello kids, hope all of us are doing good. Now the topic for today is chemical effects of electric current, and the key elements that we will study are electric current, conductors and insulators, liquids as conductors of electricity, light emitting diode, testing conductivity of liquids using the magnetic effect of an electric current, chemical effects of electric current and electroplating. क्लास 6 में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. उसके बाद आपने जाना कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज को अलाउ करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. सो लेट अस रिकॉल सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स अगेन. लेट अस बिगिन विद इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है कंडक्टर्स के थ्रू. इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं अलग अलग मटेरियल्स पे. तो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था हीटिंग और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में. सो लेट अस बिगिन विद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. जिन मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं, और जिन मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उन्हें पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहते हैं. सारे मेटल्स को अच्छा कंडक्टर माना जाता है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो हैं वो बाकी मेटल्स के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं. फिर रबर, प्लास्टिक, ग्लास और वुड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. हमारी रोज़ की लाइफ में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों का इस्तेमाल होता है. So a simple instrument which is used to find whether a substance is a conductor or not is called an electric tester. The following activity shows how to create and use an electric tester. To make an electric tester, take a cell, a torch bulb, insulated connecting wires and samples of different substances. Remove some insulated part from the ends of the connecting wire. Make connections as shown in this figure and connect samples of different substances one by one in the circuit between the free ends of wire. If the bulb glows, then the test sample is a conductor, and if the bulb does not glow, then the sample used is an insulator. Let us now look at liquids as conductors of electricity. Solids के जैसे ही कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. आप टेस्टर की मदद से पता लगा सकते हैं कि लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं. लेकिन जो टेस्टर हम यूज़ करते हैं उसमें 2 या 3 सेल्स होते हैं जो कि सीरीज़ में जॉइंट होते हैं, सिर्फ एक सेल नहीं होता, क्योंकि लिक्विड को टेस्ट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होती है. So following activity shows when the free ends of wires are dipped in certain liquids, the bulb glows. These liquids provide path for the flow of current through them, which completes the circuit of the tester. So to show liquids conduct electricity, take lemon juice or vinegar, plastic cup or beaker, tester, a circuit of bulb and battery. In beaker or plastic cup, take some lemon juice or vinegar. Connect it by dipping the free ends of wires of tester with the circuit. Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time they do not touch each other. You will see that the bulb glows. It shows that lemon juice conducts electricity. Perform the same experiment with some other liquids and find whether they are conductors or not. और वो करने के बाद आप ये टेबल को कंप्लीट करिए कि जैसे जो आपको मटेरियल्स दिए गए हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, केरोसिन, डिस्टिल्ड वाटर, हैंड पंप वाटर, शुगर सॉल्यूशन वगैरह, ये इलेक्ट्रोलाइट है या कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. जिन लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उन कंडक्टिंग लिक्विड्स को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और इनमें से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पास होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज अपने में से अलाउ नहीं करते, उन लिक्विड्स को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. लेट अस लुक एट लाइट एमिटिंग डायोड और एलईडी.
जब एक टेस्टर का टॉर्च बल्ब हम किसी कनेक्टिंग लिक्विड से कनेक्ट करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब जलता है, क्योंकि उसका जो फिलामेंट है वो इतना गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करता है। लेकिन अगर लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज अलाउ नहीं करता तो सर्किट, टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सर्किट तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो बड़ा वीक होता है, तो इन केसेस में भी बल्ब ग्लो नहीं करता। ऐसे केसेस में बल्ब इसलिए ग्लो नहीं करता क्योंकि जो फिलामेंट है उसको इनफ हीट नहीं मिलती कि वो ग्लो करे। तो ऐसे केसेस में ये जज करना टफ हो जाता है कि लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है या कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडीज का यूज करते हैं, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रिक करंट में भी ग्लो करते हैं। In case of torch bulb, the terminal can be connected to any pole of the battery, but one has to be careful about the polarities of the battery while using LEDs. LED में नॉर्मली 2 वायर्स आती हैं जिनको कि लीड्स कहा जाता है। इनमें से एक लंबी होती है और दूसरी इससे थोड़ी सी छोटी होती है। जो लंबी वाली लीड होती है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जो छोटी लीड होती है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। नाउ टेस्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। अब लिक्विड्स की कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज होता है। जो मैग्नेटिक कॉम्पस है उसको एक उस वायर के नज़दीक लाया जाता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। जो कंपस की नीडल है नॉर्मली तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, लेकिन उस वायर के पास आने से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये डिफ्लेक्शन नज़र आती है जब करंट जो वायर में पास कर रहा है वो बहुत वीक है। इसके लिए टेस्टर जो है मैग्नेटिक कॉम्पस को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मानते हैं as compared to torch bulb या कि LED. So let us do this activity to test the conductivity of a liquid using magnetic compass. Take a cardboard tray of a matchbox, compass needle, battery, copper wire, vinegar and beaker or plastic cup. Place the compass needle inside the tray of matchbox. Wrap an electric wire around the tray in which compass needle is placed. Now connect one free end of the wire to one terminal of a 2-cell battery and let the other end of this wire be free. Connect one end of the other piece of wire to the other terminal of the battery. A new tester is formed having 2 free ends. Pour some vinegar in a beaker and dip the 2 free ends in the beaker. Remember that the ends should not be touched. You will see a deflection in the compass needle. Repeat the same activity with other liquids like tap water, vegetable oil, milk, distilled water, common salt solution, etc. इस एक्टिविटी में आप ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब जलता है जब आप टैप वाटर, लेमन जूस सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, विनेगर सोल्यूशन या एसिड्स और अल्कलाइज के सोल्यूशंस यूज करते हैं। इसका मतलब कि ये वाले जो लिक्विड्स हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये बल्ब तब नहीं जलता अगर आप डिस्टिल्ड वाटर, पेट्रोल, अल्कोहल, मस्टर्ड ऑयल या केरोसिन ऑयल यूज करते हैं, तो ये वाले लिक्विड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हमें पानी बहुत अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि नलके से, हैंड पंप से, कुएं से, पॉन्ड से, लेकिन ये जो पानी होता है ये प्योर नहीं होता, ये सोल्यूशन होता है। इस पानी में थोड़े थोड़े अमाउंट में मिनरल सॉल्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जो ये पानी होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, उसके अंदर किसी भी किस्म की सॉल्ट नहीं होती, तब ये इंसुलेटर बन जाता है। तो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसीलिए आपको वार्निंग या चेतावनी दी जाती है कि अगर आपके हाथ गीले हैं या आप गीले फर्श पे खड़े हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच ना करें, क्योंकि पानी में थोड़ा सा सॉल्ट का सोल्यूशन होता है तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें अगर आप सॉल्ट ऐड करते हैं
तब वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये अब सॉल्ट सोल्यूशन बन चुका होता है। तो जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेट अस नाउ लुक एट द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से किसी सॉल्यूशन में जब कोई केमिकल चेंजेस होते हैं तो उनको कहा जाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करने से किसी इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंज आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। An electrolyte when dissolved in water or when melted produces ions. ये आयंस जो हैं सॉल्यूशन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं उन्हें कैटायंस कहते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं उन्हें एनायंस कहते हैं। So let us now explore what actually happens when electric current is passed through a conducting liquid. To observe chemical effects of current, take two discarded cells, sandpaper, salt, insulated connecting wires, battery, water and a glass beaker. Carefully take out the carbon rods from the discarded cells. Clean the metal caps of carbon rods with sandpaper. Connect the wires of battery to the metal caps of the carbon rods. The carbon rods are called electrodes. Pour some water in the beaker and add a teaspoonful of salt to make a salt solution. Immerse the carbon rods in the salt solution. Ensure that the metal caps of the carbon rods remain outside the salt solution. Observe the electrodes carefully after a few minutes. After a few minutes, you will see gas bubbles near the electrodes. This indicates the emission of certain gases. After some more time, you may see some deposits on the two electrodes. There may also be a change in the color of the solution. इस एक्टिविटी में जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट है और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड है और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इस इलेक्ट्रोलाइट में से तो ये क्या करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अलग अलग कर देता है। जो पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस हैं वो ट्रैवल करते हैं कैथोड तक और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं और न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो नेगेटिव आयंस यानी कि एनायंस हैं वो एनोड तक ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं और न्यूट्रल एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डू यू नो हु डिस्कवर्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट? इन फैक्ट केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकलसन। In 1800, he discovered that when the leads from a battery are dipped in water, the water molecules break up into hydrogen and oxygen, which collect separately to form bubbles at the submerged end of the wires. तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो ये सारा अरेंजमेंट है ना, यानी कि ये इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोलाइट और वेसल जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर वोल्टामीटर कहते हैं। So let us do this activity to study the electrolysis of copper sulfate solution. You require water, copper sulfate crystals, iron rod, a copper rod and a glass jar. Take some water in a glass jar and dissolve some copper sulfate crystals. Now take the iron rod or iron nail, clean it with sandpaper and connect it with negative terminal of the battery. Take the copper rod or copper plate, clean it with sandpaper and connect with the positive terminal of the battery. Dip both the rods in copper sulfate solution, keeping them at a distance from each other. Pass the current in the circuit by closing the switch. Observe the electrodes carefully after some time. After some time, you will see that the portion of the nail rod dipped in the copper sulfate solution gets coated with a layer of copper. तो ऊपर जो इलेक्ट्रोलिसिस का ये प्रोसेस किया, जब इलेक्ट्रिक करंट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास किया तो वो कॉपर और सल्फेट आयंस में डिकम्पोज हो गया। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयंस थे वो आयरन रॉड की तरफ मूव कर गए जो कि
कैथोड है और जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और दूसरी तरफ जो नेगेटिव सल्फेट आयंस हैं उन्होंने कॉपर रॉड की तरफ मूव किया, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए वो एनोड है. So small amounts of mineral salts present naturally in water are beneficial for human body. Metals such as sodium and aluminium can be obtained only by electrolysis. Sodium is obtained by the electrolysis of molten sodium chloride, while aluminium is extracted by the electrolysis of molten aluminium oxide mixed with another aluminium compound called cryolite at 950 degrees Celsius. There are over 5,300 known mineral species, and over 5,070 of these have been approved by the International Mineralogical Association (IMA). Now let us study about electroplating. ये एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की. इस प्रोसेस में एक मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे मेटल की एक लेयर चढ़ाई जाती है जब इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्यूशन में से पास किया जाता है. इस एक्टिविटी में जो ऊपर हमने एक्टिविटी पहले करी थी उसमें जो कॉपर है वो आयरन रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गया था, इसलिए वहां पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई थी. इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल ऑन विच कोटिंग इज टू बी डिपॉजिटेड और डन is to be used as the cathode, while the metal to be deposited should be a solution of the metal to be coated. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने जिंक को किसी कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट करना है तो जो कॉपर का ऑब्जेक्ट है वो हमारा कैथोड होगा, जो जिंक प्लेट है वो एनोड होगी और जिंक सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा. सो लेट अस नाउ लुक एट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसको हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको करोजन से बचाने के लिए उनके ऊपर किसी मेटल की प्लेटिंग कर सकें. जैसे कि बाइसिकल या कार पार्ट्स या जो किचन गैस बर्नर्स, बाथरूम फिटिंग्स या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको रस्ट और करोजन से बचाना है तो उनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है. स्टील और ब्रास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बचाना पड़ता है कि अगर वो पानी को एक्सपोज हो जाए तो वो बड़ी जल्दी रस्ट और करोड हो जाते हैं. दूसरी तरफ जो क्रोमियम है उसकी बड़ी एक शाइनी अपीयरेंस है और वो कोरोजन को रेजिस्ट करता है और उसमें स्क्रैचेस भी बड़ी मुश्किल से पड़ते हैं. इसलिए जो स्टील और ब्रास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं अगर उनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाए, और ये वाले आर्टिकल ज़्यादा टाइम तक चलते भी हैं. जो ज्वेलर्स हैं वो कई बार क्या करते हैं कि कम एक्सपेंसिव मेटल्स की ज्वेलरी बनाते हैं और उनके ऊपर गोल्ड या फिर सिल्वर जो कि एक्सपेंसिव मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कोटिंग कर देते हैं. इससे जो एंड प्रोडक्ट जो ज्वेलरी मिलती है वो पूरी गोल्ड या सिल्वर की नहीं बनी होती, सिर्फ उनके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की एक कोट चढ़ा होता है. इसी तरह से कोई टिन कैन्स होते हैं जिनके अंदर हम फूड को स्टोर करते हैं. यहाँ पर क्या होता है कि आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है. इससे जो कैन है वो रस्ट नहीं होता, करोड नहीं होता और बीच में पैक किया हुआ खाना सेफ रहता है. जो आयरन शीट्स यूज़ होती हैं कार बॉडी, स्टोरेज ड्रम्स या कुछ ऐसे आर्टिकल्स बनाने में तो उनके ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है ताकि वो रस्ट ना हो. हालांकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक यूज़फुल टेक्निक है और इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और टॉक्सिक केमिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. तो जो पोल्यूटेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, हज़ार्डस होते हैं और ये एयर, वाटर, सॉइल सभी को कंटामिनेट करते हैं. सो लेट अस नाउ लुक एट द की टेकअवेज फ्रॉम दिस चैप्टर. Electric current or electricity is the flow of electric charge through a conductor. Materials that allow electric current to pass through them are called conductors, while those that do not allow electric current to pass through them are known as insulators. The liquids that allow electric current to pass through them are called electrolytes. The conductivity of liquids can also be tested using the magnetic effect of an electric current.
The occurrence of chemical change in an electrolyte when electric current is passed through it is called electrolysis. The electrode connected to the negative terminal of the battery is called cathode, while the electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode. Electroplating is a process in which a layer of one metal is deposited over another metal by the passage of electric current. So I hope that the chapter is clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now be easy.